Good morning friends. Welcome to our last class of GST lectures. आज हम अपने GST कोर्स को अंजाम दे रहे हैं। आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं अपनी, और हमारी क्लास का जो कंटेंट है वो रहेगा GST रिटर्न के ICAI के क्वेश्चन और RTP के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेक्शन 37 किया था हमने, जिसके बारे में बात की थी आउटवर्ड सप्लाई के बारे में हमने बात करी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि GSTR 1 होती है जो हम फाइल करते हैं, GSTR 5 होती है नॉन रेजिडेंट के लिए, और CMP 08 होती है कंपोजिशन डीलर के लिए। तो ये हमने GSTR 1 की बात करी थी। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो रही है 1.5 करोड़ से तो आपको मंथली रिटर्न भरनी है, और आपकी टर्नओवर अगर एक्सीड नहीं हो रही है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है 10 तारीख की। फिर हमने बात करी थी GSTR 3B की बात करी थी। 3B के अंदर हमने बात करी थी कि अगले महीने की 20 तारीख को हम रिटर्न फाइल करते हैं और 3B में हम टैक्स पे करते हैं, तभी वो वैलिड मानी जाती है। 3B अगर आप फाइल नहीं करोगे टाइम पे तो आपके पास लेट फीस लगेगी 100 रुपए पर एक्ट पर डे, और मैक्सिमम है 5000 रुपीज। फिर हमने बात करी थी 3B के बाद कि हम नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं SMS के द्वारा, बट SMS के द्वारा तभी कर पाएंगे जब हमारा परचेज और सेल दोनों की दोनों नील है। फिर बात करी थी हमने फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न फाइल की जाती है जब हम लायबल होते हैं GST रजिस्ट्रेशन के और हमें GST नंबर ग्रांट होता है, उस बीच में जो है हम अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है हर किसी बंदे के द्वारा एक्सेप्ट नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको छोड़कर हम भरते हैं एनुअल रिटर्न। ISD और TDS वालों को भी छोड़ के, ऑडिटर को भी छोड़ के हम एनुअल रिटर्न भरते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर होती है अगले साल के फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद, और इसकी भी लेट फीस आपकी 100 रुपए है पर डे की पर एक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। उसके बाद हमने बात करी थी नोटिस आ सकता है आपको। हमने बात करी थी फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न में छोटी सी नोट्स एक करेक्शन करी है मैंने। छोटी सी करेक्शन है, हमारी नोट्स में एक मिसप्रिंट हो गया था तो उसको मैंने ठीक किया है। यहाँ जो फाइनल रिटर्न आपकी है, फाइनल रिटर्न के अंदर आपको यहाँ पे जो हमने करा था 3 मंथ्स, ये 3 मंथ जो है ऐसे लिखा हुआ है 3 मंथ्स, और जो ये डेट है यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये मैंने आपको करेक्ट कर दिया है, ये यहां नहीं लिखा हुआ। तो 3 मंथ्स आपको देखने हैं, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर, विच एवर इज, पहले इन दोनों को कंपेयर करना है, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर को दोनों को कंपेयर करना है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में डेट ऑफ ऑर्डर ही हम कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में डेट ऑफ ऑर्डर से हम 3 महीने देखते हैं, डेट ऑफ ऑर्डर से 3 महीने तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे 90 दिन नहीं लिखा हुआ, 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो आपको डे वाइज कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी होती है। तो डेट ऑफ ऑर्डर से हम 3 मंथ्स या डेट ऑफ कैंसिलेशन से अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो हम 3 मंथ्स देखते हैं। इन दोनों में जो भी लेटर है उसमें उसके 3 मंथ्स के अंदर हमें अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। फाइनल रिटर्न फाइल कौन करता है? जिसका GST नंबर कैंसिल हो जाता है, उसको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये हमने पढ़ लिया था फाइनल रिटर्न के बारे में। उसके बाद हमने बात करी थी नोटिस इश्यू हो सकता है आपको डिपार्टमेंट के द्वारा, 15 दिन में आपको उसका रिप्लाई करना होता है। लेट फीस के बारे में बात करी थी। पीरियोडिक जो रिटर्न होती है उसकी लेट फीस 100 रुपए पर डे पर एक्ट, अब मैक्सिमम 5000 रुपीज है, और आपकी अगर एनुअल रिटर्न है उसकी जो लेट फीस है वो आपकी होती है पर 100 रुपए पर डे पर एक्ट, मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। ये आपकी CGST एक्ट की है, ऐसे ही SGST एक्ट की भी सेम लेट फीस होती है। उसके बाद हमने बात करी थी GST पिटिशनर की। GST पिटिशनर कौन हो सकता है जी? GST पिटिशनर हो सकता है जो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, या उसके पास कोई GST प्रैक्टिशनर, उसने पहले कोई इंडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर रखी हो, या कोई ऑफिसर हो, 3 साल 5 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस हो, तो उसको भी हम GST प्रैक्टिशनर एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप GST प्रैक्टिशनर कहलाओगे। इस पे भी ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है आपसे। तो इस तरह से हमने अपना क्विक रिविजन कर लिया। GST फॉर्म्स मैंने आपको चैप्टर के लैंड में दिए हुए हैं, फॉर्म्स आप देख लेना। अब हम करेंगे RTP के क्वेश्चंस और देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारे से इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस
ICI क्वेश्चन एंड RTP क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूं कि कौन से चैप्टर में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं मई 18 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जी लेट स्टार्ट, मई 18 से स्टार्ट करते हैं। वी आर डिस्कसिंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिटर्न ICAI क्वेश्चन एंड आंसर एंड RTP क्वेश्चंस, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जी। वी आर डिस्कसिंग दिस। तो लेट डिस्कस वन बाय वन सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन और सारे RTP क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो पेपर है वो है मई 2018 का पेपर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन आए हुए जी, लास्ट में चलते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आए होते हैं रिटर्न्स के। रिटर्न के जो क्वेश्चन है बेसिकली लास्ट में आए होते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जी, हु शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न एंड व्हाट इज द टाइमलाइन। पढ़ के आए हैं जी, हम अभी पढ़ के आए हैं। फाइनल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन who has applied for the cancellation of GST registration and the GST number has been cancelled. After cancellation of GST number, the return, final return has to be filed. Simple है। उसके बाद लिखोगे टाइम लिमिट क्या रहेगी। टाइम लिमिट shall be later of the within 3 months of date of cancellation or date of cancellation order, whichever is अर्लियर। तो हम ऐसा लिख के आएंगे, विद इन 3 months ऑफ पहला डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में जो भी लेटर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर हमारे को अपनी रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। इसके आगे हम करते हैं अगले अटेम्प्ट के। एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ है हमारे पास नवंबर 2018 का पेपर आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11 का C, अ टैक्स पेयर कैन फाइल GSTR CGST only after the end of the tax period, state the exception। वो कह रहे हैं जी कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पे वैसे तो नॉर्मली GSTR1 फाइल होती है, वो एंड ऑफ द पीरियड पूरा होने के बाद ही फाइल होती है, इसके क्या एक्सेप्शन है ये हमारे को बताओ। तो आप इसमें क्या आंसर लिखोगे, आप इसमें सिंपल ये आंसर लिखोगे। मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं सिंपल, कि टैक्स पेयर कैन फाइल GSTR1 अंडर CGST एक्ट। ये आपने लाइन यहां से ही चोरी कर ली, मतलब आपने वहां से ले ली। उसके बाद लिखोगे अ टैक्स पेयर कैन फाइल GSTR1 अंडर CGST एक्ट, लिख देना एज पर सेक्शन 37 अगर याद रहे तो, ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द करंट पीरियड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन एज फॉलोज। क्या फॉलो है, पहला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फाइल कर सकता है अपनी GST रिटर्न। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन फाइल हिज GSTR1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई बिफोर द ड्यू डेट इफ हिज रजिस्ट्रेशन हैज एक्सपायर्ड। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो गया है, उसके बाद वो बिफोर ड्यू डेट भी कर सकता है। पहला केस हो गया ये वाला, पहला। दूसरा केस हो गया पर्सन अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के लिए जब आपने अप्लाई किया है तो कैंसिलेशन पीरियड के बाद जब आपका GST नंबर एक्टिव रहा है तो उस पीरियड के लिए भी आप GSTR1 फाइल कर सकते हो ड्यू डेट से पहले। तो ये 2 केस हमारे नोट्स में दिए हुए हैं। इसका कैसे लिखना है ये भी बताया है मैंने आपको, कि सिंपल आप लिखोगे। कुछ चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी होती है, क्वेश्चन की लाइन आप चुरा लो मतलब वहां से निकाल लो। तो टैक्स पेयर कैन फाइल क्योंकि क्वेश्चन ये 2 नंबर का है तो इसको इतना हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट 1 मिनट लगाएंगे और खत्म कर देंगे। तो टैक्स पेयर कैन फाइल GSTR1 अंडर CGST एक्ट ओनली आफ्टर द एंड ऑफ करंट पीरियड।
फिर बताओगे देयर आर सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन लिखोगे आप कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन फाइल हिज GSTR1 बिफोर ड्यू डेट, पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा आप लिखोगे पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ही कैन फाइल द रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। खत्म, आपका 2 नंबर हो गए पूरे, और खत्म, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना आपको कराया है उसके बाहर एग्जाम नहीं आएगा। पूरे 40 नंबर का पेपर आपको आता होगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। पूरे 40 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने ध्यान से कोर्स को करा है तो। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2020 का। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इन GSTR1 सबमिशन ऑफ इनवॉइस वाइज डिटेल इज मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ इनवॉइसेस, प्लीज कमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या लिखोगे, बहुत इतना आपको आराम से लिखना है। एज पर GSTR1 एज पर सेक्शन 37 invoice wise detail of outward supply is not mandatory for all kind of invoices. Below is the exception where we don't need to provide invoice wise detail. हम इस पे बताएंगे कि invoice wise detail हमें कब नहीं चाहिए होती, तो हम उसमें एग्जांपल देंगे कि in case of interstate supply having invoice value exceeding 2.5 lakhs, in that case we need invoice wise value. Otherwise, if the value is up to or less than 2.5 lakhs, then in that case the consolidated figure can be given. तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख के आओगे, ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरह से आंसर लिख के आना है। आप इसका सिंपल आंसर ये लिख के आओगे सर कि एज पर GSTR1 इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, B2C सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, वी गिव ऑलवेज कंसोलिडेटेड फिगर इंस्टेड ऑफ इनवॉइस वाइज फिगर। पहली बात तो ये हो गई इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में और B2C के केस में। दूसरा हो गया इन केस ऑफ B2C सप्लाई इंटरस्टेट बिलो 2.5 लाख हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस देते हैं। ये 2 एक्सेप्शन आपने बता दिए और आपने उसका आंसर दे दिया, तो इतना काफी है आपके लिए। दोस्तों पता है क्या अभी क्या हो रहा है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये जरूरी है कि आपको क्वेश्चन आता हो। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछा कहां से है, ये क्वेश्चन आया कहां से है। तो आप ये बात तो मानते हो कि हमारी क्लास लेने के बाद, आपको पेपर देखने के बाद ये तो लग रहा होगा कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत बड़ी बात है कि आपको पेपर देखने के बाद पूरा पेपर आता हो, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक्सप्रेस तो आपको करना है, उसके लिए तो आपको मैंने जो वीडियो बनाई है उसको बार बार देखो, और उसके अलावा आप सजेस्टेड आंसर देखो, अपने वर्ड्स को खुद बनाने की कोशिश करो। कोई लॉ की लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, बार बार बोल रहा हूं, लॉ की लैंग्वेज लिखनी जरूरी नहीं है। आपको सिंपल भाषा में अपना प्रोविजन समझाना है। प्रोविजन आपका क्लियर होना चाहिए, पॉइंट वाइज बना के दोगे प्रोविजन, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आप देख लेना, बहुत इसका सिंपल आंसर है। एक क्वेश्चन मैं इसका अभी और करा रहा हूं, वहां पे इसकी क्लैरिटी और हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नवंबर 2020 का पेपर। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है नवंबर 2020, जो पेपर हुआ था आपका साइकिल 2 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर दी हुई है आपको, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पृथ्वी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दिस 140 एंड 170। इसने अपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है और ये पूछ रहे हैं जी इसके बताओ कॉन्सिक्वेंस क्या है, पेनल प्रोविजन क्या है। तो आप बताओगे इसमें लेट फीस बताओगे, आपकी लेट फीस है इसमें। लेट फीस क्या है जी, 100 रुपए पर डे फॉर CGST एक्ट, 100 रुपए पर डे फॉर SGST एक्ट। फिर आप बताओगे सब्जेक्ट टू मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे दोस्तों,
इसमें आप लिखोगे लेट फी, लेट फीस कितनी है जी, आप इसमें लिखोगे 100 रुपीज पर डे फॉर CGST subject to 0.25% of turnover in the state। ये हो गई, और एक हो गई पर 100 रुपीज पर डे फॉर SGST एक्ट subject to 0.25% of turnover in the state। इस तरह से आपको आंसर करना था। अब आप इसमें एक कैच इसमें है ये, किसके अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, आपको टर्नओवर निकाल के दी हुई है 140 और 170। तो 140 का अगर हम निकालें, 140 का अगर हम यहां निकाल दें, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की बात ये कर रहा है। अगर आप इसको दे दो 17-18 में जो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी होगी, सब मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 140 का 0.25%, 140 लाख का 0.25% आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 140 इंटू 0.25%, ये आ गया आपका 0.35 लैक्स, यानी कि 35,000 रुपये आपका आ गया। इसी तरीके से इसका भी निकालोगे आप, ये भी सेम आएगा 140 का 0.25%, 35,000 रुपये, ये आपका आ गया। ये आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा जो आपका मैक्सिमम अमाउंट लगेगा लेट फीस का पैनल का। इसी तरीके से आप निकालोगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, वहां पे जो फिगर है वो क्या था, 180 था, 170। तो 170 के लिए भी आप ये वाला काम करके दिखा दोगे उसको एग्जामिनर को कि 100 रुपीज, मैं आपको ये जस्ट एक रफ में दिखा रहा हूं कैसे करना है। फॉर सी 100 रुपीज फॉर एस, तो इसके लिए भी आप निकालोगे 0.25% ऑफ 170, 0.25% ऑफ 170, ये आपका जो आएगा वो निकाल लोगे आप। 170 का 0.25%, ये आपका आ गया 42,500 रुपये, 42,500 रुपये। ये हो गया आपकी मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी आपकी इतनी लगेगी। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल फेयर रफ में करके दिखा रहा हूँ, रफ में किस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करके, वैसे कि हालांकि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आप इतनी वर्किंग मेहनत नहीं करोगे, आप सिंपल उसको बता दोगे कि पेनल्टी आपकी क्या रहेगी, वो सिंपल आप उसको बता दोगे। इतनी मेहनत आपको नहीं करनी है। फिर भी आपको लग रहा है आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप करके दिखा दो। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2019 में, जो आया हुआ है आपका रिटर्न चैप्टर से। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 सबसेक्शन 9, यानी कि बात कर रहा है ये रिटर्न की बात कर रहा है ये, ऑफ CGST एक्ट रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑलरेडी फाइल्ड एंड स्टेट द एक्सेप्शन एंड स्टेट द टाइम लिमिट। 3 बातें इसने पूछ ली। पहले तो प्रोविजन बताओ कि अलाउड है कि नहीं है, फिर पूछा है एक्सेप्शन बताओ, फिर पूछा है टाइम लिमिट बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे ये एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये पूछ रहा है रेक्टिफिकेशन एरर क्या हम कर सकते हैं, तो यस हम रेक्टिफिकेशन एरर कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको लिख के बता देता हूं दोस्तों।
हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? यस, rectification of error can be done in GSTR 3B under section 39 in the month / period when इट इज नोटिस्ड। जिस पीरियड में आपने एरर नोटिस करी है उसमें आप इसको रेक्टिफिकेशन को कर सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद बताएंगे बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओमिशन इज नॉट अलाउड in following cases। क्या केस है जी? पहला केस है एनी इंस्पेक्शन, आपको याद होगा मैंने कराया था, एनी इंस्पेक्शन बाय द proper officer, any audit, investigation done by proper officer before बस ऑफिसर, दैट्स ऑल। तो ये जो केस होते हैं आपके ऑडिट वाले केस होते हैं। ऑडिट वाले केस में, इन्वेस्टिगेशन वाले केस में, इंस्पेक्शन वाले केस में आप कोई भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल आपके लिए नहीं होती है। इस केस में हम आपको रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करते हैं। तो ये वाले केस होते हैं जहां पे आपको रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद आप लिखोगे टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन shall be, टाइम लिमिट क्या रहेगी जी? डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इसमें लिखोगे आप विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ये आपकी टाइम लिमिट रहेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्योंकि आपका ये बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा गया है, हाँ 5 मार्क्स का पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आप सिंपल ऐसे लिखोगे एज पर सेक्शन 39, इसी में से लाइन चुरा लेनी है आपको, 39 ऑफ CGST एक्ट रिलेटिंग टू द रेक्टिफिकेशन एरर ओमिशन, द रिटर्न under the GST returns, the rectification error can be done before the time limit and the time limit is as follow। उसके बाद आप बताओगे ये टाइम लिमिट है और उसके बाद उसका आंसर दोगे कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बाद आपका आंसर क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी लिखने की। बाकी मैंने जो आपको जो आंसर दिया है दोस्तों, आप सोचते होगे कि मैं कितना ले मैन एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, मैं कितना ले मैन लैंग्वेज में आंसर को प्रेजेंट करता हूं। आप सोचते होगे ये बात, वो मैं जानबूझ के करता हूं दोस्तों, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर मैं आपको अच्छी अच्छी लैंग्वेज लिखवा दूं, वो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। मुझे पता है क्योंकि मैं CA कर चुका हूं। कितनी भी लैंग्वेज आप रटाफिकेशन लगा लो पेपर से पहले, कितना भी आप रटा लगा लो, आप कभी भी एग्जाम में वो रटाफिकेशन काम नहीं आता। अपनी लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है, तो अपनी लैंग्वेज में आपको प्रोविजन को सही सही लिखना है, सही प्रेजेंट करना है
आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बोलता हूं कि स्टूडेंट मुझे फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मुझे लॉ की लैंग्वेज याद नहीं रहती है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रोविजन को समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख के आना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आरटीपी में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आरटीपी में। तो ये आरटीपी है, आरटीपी फॉर मई 2020 की आरटीपी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है जो आप लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल लिख लो, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। मिस्टर गौरी शिवा रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब सप्लाई टैक्सेबल गुड्स ऑफ 12% इन केस ऑफ इन स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो मतलब इसकी सप्लाई इंटर भी है, इंट्रा भी है। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल इन इंडिपेंडेंट केस। क्वार्टर के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है आपको, इंफॉर्मेशन आपको ये दी है उसने, सिंपल ये उसकी इंफॉर्मेशन है। और वो बोल रहा है एग्रीगेट टर्नओवर आपकी जो है वो आपकी कितनी है, 1.2 करोड़ है। 1.2 करोड़ है तो मतलब क्या मतलब है सर इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखाने की जानबूझ के दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इन रेफरेंस टू दिस डिस्कस द मैनर ही कैसे GSTR1 अपनी दिखाएगा। तो ये जो आपको दिया है ना सर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका GSTR1 भरने से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जी आप इसको कैसे दिखाओगे। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, कुछ चीजें हमें दिखानी होती है इनवॉइस वाइज, कुछ चीजें हमें दिखानी होती है कंसोलिडेटेड। तो हम देखते हैं हमें क्या दिखाना होता है कंसोलिडेटेड, क्या दिखाना होता है इनवॉइस वाइज। सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, B2C सप्लाई है, वो हमेशा इनवॉइस वाइज जाएगी। तो पहले मैं रफ में काम कर लेता हूं। ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये हमेशा क्या जाएगा, ये हमेशा जाएगा इनवॉइस वाइज। मैं लिख लेता हूं इनवॉइस वाइज जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा जी ये बंदा, इसको लिख लेता हूं इनवॉइस वाइज, तो ये जाएगा आपका इनवॉइस वाइज हमें जाना है। आपको याद है ये कंसेप्ट हमने किया था। उसके बाद ये जो बंदा है रजिस्टर्ड है, ये बंदा भी रजिस्टर्ड है, ये भी हमेशा कैसे जाएगा इनवॉइस वाइज जाएगा, ये भी क्लियर है। ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में इंट्रा है, तो अनरजिस्टर्ड में इंट्रा हमेशा कैसे जाता है, ये जाएगा आपका कंसोलिडेटेड, ये जाएगा कंसोलिडेटेड। उसके बाद अनरजिस्टर्ड है और इंट्रा है, ये भी इंट्रा है, तो हमारे को वैल्यू नहीं देखनी है, ये भी कैसे जाएगा, हमेशा कंसोलिडेटेड जाएगा, क्योंकि इंट्रा वाले केस में B2C में हमेशा कंसोलिडेटेड जाता है। उसके बाद ये अनरजिस्टर्ड है और ये इंटर है, और इंट्रा भी क्या है, इंटर भी क्या है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये जाएगा आपका इनवॉइस वाइज, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ये आपका इनवॉइस वाइज जाएगा। उसके बाद अनरजिस्टर्ड है और इंट्रा है, बट अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए से कम है, तो ये जाएगा आपका 2.5 लाख से कम है, तो ये जाएगा आपका कंसोलिडेटेड। उसके बाद अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा है और 2.5 लाख है। आप देखो एग्जामिनर ने कितनी चालाकी से आपको चेक कर लिया कि आपको नॉलेज है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, तो हम मानेंगे, हम एक नोट भी देके आएंगे कि इट इज इनवॉइस वैल्यू, हम एक नोट देके आएंगे एग्जाम में कि ये इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहा है, इसने हमें क्लियर नहीं किया कि ये इनवॉइस वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू, तो हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे। ये बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूं आपको, हमें एक नोट देना पड़ेगा कि ये इनवॉइस वैल्यू है, इट इज नॉट टैक्सेबल वैल्यू। तो ये 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख से एक्सीड वर्ड लिखा हुआ था वहां पे, तो यहां पे एक्सीड नहीं हो रहा, तो ये जाएगा आपका कंसोलिडेट में जाएगा, क्योंकि ये 2.5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जी आपका अनरजिस्टर्ड इंटर, इंटर में क्या है, ये 2.5 लाख से ऊपर है, ये जाएगा आपका इनवॉइस वाइज। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन हमेशा इनवॉइस वाइज जाता है, रजिस्टर्ड इज ऑलवेज इनवॉइस वाइज। उसके बाद रजिस्टर्ड है, ये भी आपका जाएगा इनवॉइस वाइज। तो इस तरह से आपको जो है ये निकालना था इस क्वेश्चन में कि कितना हमारा, तो ये हमारा जाएगा, सॉरी ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड, ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड, ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड, और ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड, ये हमारा जाएगा कंसोलिडेटेड, बाकी सारा जाएगा इनवॉइस वाइज। तो आप बोलोगे सप्लाई नंबर 3 और 4 कंसोलिडेटेड, सप्लाई नंबर 6 और 7 कंसोलिडेटेड,
इस तरह से आप टेबल बना के इसका आंसर करके आओगे। मैं आपको आंसर दिखाता हूं किस तरह से आंसर एग्जामिनर ने इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है इसका। तो इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट ने की हुई है कि ये आपका डालना है, ये आप बताओगे ऐसे टेबल बना के, ये इनवॉइस वाइज है, ये इनवॉइस वाइज है, ये कंसोलिडेटेड बताओगे आप कि ये दोनों कंसोलिडेटेड जाएंगे, ये इनवॉइस वाइज है, फिर बताओगे ये दोनों जाएंगे कंसोलिडेटेड, फिर बताओगे ये इनवॉइस वाइज है, ये इनवॉइस वाइज, ये इनवॉइस है। इस तरह से आपको आंसर देना है। आंसर देने से पहले आपको थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी, कहानी उसको कि ये आप बताना पड़ेगा कि 2.5 लाख की कंडीशन होती है, तो ये थोड़ी स्टोरी आपको एग्जामिनर को देनी पड़ेगी। इस प्रोविजन देने के भी 2 नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए आपको प्रोविजन देना पड़ेगा कि किस केस में इनवॉइस वाइज होता है, किस केस में कंसोलिडेटेड होता है, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। मे अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन हमेशा, मतलब उम्मीद है मेरे को ये आ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्पेशल नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट पेपर है, नवंबर 2020 की आरटीपी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, कलीम एसोसिएट मेड एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। एप्लीकेशन दी है इन्होंने 14 सितंबर को, बताओ इनका फाइनल रिटर्न कब जाएगी। तो हम कह रहे हैं जी फाइनल रिटर्न आपकी जाएगी, रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन 13 दिसंबर। तो इस डेट पे आपका ऑर्डर आया है, अप्रूव हुआ है आपका, तो अप्रूव के हम देखना होता है विद इन 3 मंथ्स देखना होता है। अब 3 मंथ्स आपको डेज नहीं निकालने, जहां पे लॉ में वर्ड मंथ दिया होता है तो मंथ देखते हैं, जहां पे डेज दिए होते हैं तो आपको डेज निकालने पड़ते हैं। मंथ का मतलब होता है कि आपको 30 और 31 की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डेज नहीं निकालने, आपको मंथ निकालने हैं। तो यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको 3 महीने देखने हैं, कब से 14 सितंबर से 3 महीने पूरे होंगे 14 दिसंबर को। बड़ा ही माइनर डिफरेंस इंस्टीट्यूट ने दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। ये आपका होगा सही आंसर। इस तारीख तक आपको 3 महीने आपके जो पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, इस टाइम तक आपको अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, बहुत सिंपल हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अच्छे से कोर्स को रिवाइज करो, बार बार बोल रहा हूं रिवाइज करो। आपके 40 नंबर में से 35 नंबर पक्के हैं, 100% पक्के हैं। 5 नंबर क्यों काट रहे हो सर? अरे मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम आपके 5 नंबर कहीं कट भी गए तो 35 नंबर तो आपको लेके आने हैं जीएसटी के अंदर। बाकी आप इनकम टैक्स कर ही रहे हैं विकास सर से। कुछ करेक्शन मैं आपको करवा रहा हूं, कुछ छोटी मोटी करेक्शन, जो कुछ हमारे से गलती हो गई थी और स्टूडेंट ने हमारे को करेक्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं क्लास के अंदर कि वो टीचर की गलती भी निकाल देते हैं। तो एक छोटा सा एक अपडेशन मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमने सेक्शन 22 पढ़ा था हमने, और 22 के अंदर हमने लिखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मीनिंग होता है। तो आपको ये करेक्ट करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ था एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट आपको एक्सक्लूड करना है, तो आपको एक्सक्लूड नहीं करना, इंटरेस्ट को आपको ऐड करके आना है, इंटरेस्ट को आपको ऐड करके आना है। हमने एक यहाँ पे एक वो पढ़ा था, एक्सेप्शन पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने, एक्सप्लेनेशन आई हुई थी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड to engage in supply of goods even he is engaged in the exempted supply of advance for interest and discount। तो हमने थोड़ा सा गलती ये करी थी इसको समझने में, कि इसको हमने समझ लिया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में ये यहाँ पे बाकी मैंने बहुत ऑथरों की बुक भी देखी, काफी ऑथरों ने इसको गलत लिखा हुआ है और हमने भी गलती कर दी। मैं अपनी गलती को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ ने कुछ और बोला है, हम समझने में गलती कर रहे थे। लॉ ने क्या बोला है? लॉ कह रहे हैं जी जब आप 40 लाख की लिमिट निकालोगे, जब आप 40 लाख की लिमिट निकालोगे तो आपको गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट मिलती है। ओनली गुड्स वाले केस में आपको 40 लाख की लिमिट मिलती है, सर्विस वाले केस में आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती। अब एक छोटा सा दुकानदार है, परचून की दुकान है बेचारे की, उसके पास कुछ ब्याज की इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम आती है, उसने ब्याज की इनकम कमाई हुई है एफडी पे,
और ये एफडी है ये बिजनेस के नाम पे है, पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस की एफडी है, ये पर्सनल एफडी नहीं है, बिजनेस की एफडी है। इसके ऊपर ये कमा रहा है मान लो 1 लाख रुपए का ब्याज कमा रहा है। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है सर, ये इंटरेस्ट होता है सर्विस। अब सर्विस आने के बाद ये 40 लाख की लिमिट ले नहीं पाएगा सर्विस, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, सर्विस है, सर्विस के चक्कर में ये 40 लाख की लिमिट नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस इंटरेस्ट को फॉर द पर्पस ऑफ 40 लाख हम इस इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे, इसको हम मेल मान लेंगे, ये फीमेल है इसको मेल मान लेंगे, मतलब इसको हम गुड्स मान लेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको एग्जामिनर देगा जी ये बंदा गुड सप्लाई करता है, इसका इंटरेस्ट इनकम इतनी है, बताओ इसको 40 लाख की लिमिट दी जाएगी नहीं दी जाए? आप बोलोगे नहीं दी जाए, क्योंकि गुड्स वाले केस में ही 40 लाख की लिमिट मिलती है, सर्विस वाले केस में मिलती ही नहीं लिमिट है, तो आप उसको लेस करके आ जाते। बट एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, दोबारा बोल रहा हूं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको लेना होता है एग्जम्प्ट टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यहां पे आपको इंटरेस्ट भी लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, आपको लेना है। बट जब आप 40 लाख की लिमिट चेक करोगे, 40 लाख की लिमिट चेक करोगे तो आपको इंटरेस्ट को गुड्स मान लेना है। ये बात क्लियर होती है एक्सप्लेनेशन के। वो कह रहा है जी इंटरेस्ट को ऐड तो करना है, टर्नओवर में ऐड तो करना है, बट ये मान के करना है कि ये इंटरेस्ट सर्विस नहीं है, ये इंटरेस्ट गुड्स है। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है दोबारा आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, तो दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा से बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को सर्विस ना मान के इसको इंटरेस्ट को आप गुड्स मान लेना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 भी क्यों बोलूं मैं, 40 लाख की लिमिट निकालते हुए आप इंटरेस्ट को गुड्स मान लेना, तब आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने इंटरेस्ट को सर्विस मान लिया तो आप 40 लाख की लिमिट नहीं दे पाओगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट को हम सर्विस ना मान के गुड्स मान लेंगे ताकि 40 लाख की लिमिट हम ले पाए, इसलिए ये प्रोविजन यहां पे डाला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू फॉर द स्टूडेंट जिसने मुझे करेक्ट किया। अब मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, ये प्रोविजन आने के बाद छोटी सी करेक्शन मेरे एग्जांपल में गलती थी एक, जो एक स्टूडेंट ने मुझे क्लियर करी। यहां पे जो लिखी हुई थी मैंने लिमिट, यहां लिखी हुई थी मैंने लिमिट 20 लाख रुपए, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको काट के आप 40 कर लो। ऑलरेडी मैंने इसको ठीक कर दिया है, इसको ठीक कर लो आप 40 लाख कर लो। इस एग्जांपल में अगर ये सप्लाई कर रहा है मशीन ऑयल, मशीन ऑयल क्या है, गुड्स है। एग्जामिनर बोल दे जी रोहन का कोई इंटरेस्ट भी मिल रहा है 2 लाख रुपए का, तो आप बोल दोगे ये तो सर्विस हो गया और सर्विस वाले को ये 40 लाख की लिमिट मिलती नहीं है। आप ऐसा करके आ जाते, बट ऐसा नहीं करना आपको। सर्विस जो इंटरेस्ट इनकम है इसको गुड्स की तरह ट्रीट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 40 लाख की लिमिट। बट इतना ही चेंज है, तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करना। इंटरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करके आना है। बट 40 लाख की लिमिट निकालने के लिए इंटरेस्ट को सर्विस मान लेना है, इंटरेस्ट को सर्विस मान लेना है। बस ये छोटा सा हमारे को अपडेट करना था आपको। एक तो अपडेशन ये हो गई, एक अपडेशन मैं आपको और बताता हूं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर कि इंटरस्टेट सर्विस क्या अलाउड है। पहले ये लॉ में इंटरस्टेट सर्विस वर्ड यहां पे नहीं लिखा हुआ था, बाद में ऐड हुआ है, तो ये हमारे से स्किप हो गया था। यहां पे इंटरस्टेट सर्विस वालों को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, चाहे वो इंटरस्टेट गुड्स हो चाहे वो इंटरस्टेट सर्विस हो। इंटरस्टेट सर्विस को जो जहां पे इंटरस्टेट गुड्स लिखा हुआ है वहां पे सर्विस भी पढ़ना है। और इंटरस्टेट सर्विस के केस में अगर नॉन लेवी है, वैसे नॉन लेवी होती नहीं है बट नॉन लेवी है, तो उसको भी हमें कंपोजिशन स्कीम नहीं देनी। तो गुड्स वाले के लिए भी और सर्विस वाले के लिए भी ये लॉ के अंदर एक ड्राफ्टिंग एरर थी, तो ड्राफ्टिंग एरर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी। तो ये हो गया सर हमारा कोर्स आज पूरा, हमारा कोर्स हर लिहाज से कंप्लीट हो गया है।
जो भी करेक्शन है, जो भी अमेंडमेंट है, वो सारी मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, स्पेशल बातें। हमने आपका कोर्स खत्म करा दिया है, टोटल 32 लेक्चर लिए हमने जीएसटी के, और 32 लेक्चर लेने के बाद हमारा कोर्स आज जीएसटी का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सारी जो जिम्मेवारी है वो आपके हाथ में है। हालांकि हम आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, हम आपको पूरे अप्रैल में बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे केस स्टडी कराएंगे, और साथ में आपके लाइव सेशन लेंगे क्वेरी के लिए। अब मैं आपसे आज आपको मैं अपनी टीम से मिलाना चाहता हूं। हमारी जो टीम है, हमारी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे। उसके अंदर हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्नीशियन, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जो सारा ही सिस्टम संभालते हैं पूरा स्टूडियो, वो हमारे, मैं बुलाना चाहता हूँ, ये हमारे विकास शर्मा जी हैं, जो वन एंड ओनली वन मैन आर्मी का काम आपके लिए कर रहे थे। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं सर, दोस्तों, क्योंकि सर ने बड़ी मेहनत करी है ये कोर्स ड्राफ्ट करने के लिए, ये कोर्स बनाने के लिए। मैं तो बहुत जान हूं, मुझे तो सॉफ्टवेयर चलाना भी नहीं आता, मुझे तो ये नहीं पता ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कैमरा कैसे लगाते हैं। सर का ये स्टूडियो है, ये सर ने खुद बनाया अपने हाथों से, कैमरा से लेके आपका जो भी वायरिंग होती है, जहां पे कैमरा लगता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसकी एडिटिंग, उसके बाद टेक्निकल कोई पॉइंट होते हैं, एडिटिंग, यूट्यूब में डालना, यूट्यूब में एडिट करना, ये सारे काम कोई बंदा नहीं कर रहा, सिर्फ एक विकास शर्मा सर कर रहे थे। सर थैंक यू। तो सर ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, और मुझे एक मौका दिया जीएसटी में बोलने का, क्लास पढ़ाने का। मैंने काफी एंजॉय किया, यहाँ पे पढ़ाना बड़ा एंजॉय किया, और आपकी क्वेरी का लेवल देख के मुझे और अच्छा लगता है कि मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं। बट मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों, कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपके कमेंट देख के देखते हैं कि, क्योंकि पहली क्लास देख के या फर्स्ट क्लास देख के उनको ये एहसास नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, तो मे बी वो आगे स्किप करके आगे बढ़ जाए, वो अपना कोर्स सेल्फ स्टडी कर लें। तो मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने फीलिंग्स को, जो आपने सीखा है यहाँ पे, उसको कमेंट बॉक्स पर डाल के एक्सप्रेस करें कि आपको क्या फायदा हुआ है इस कोर्स से, आपको क्या सीखने को मिला है, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, जो आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो आपके कमेंट देख के सही सही डिसीजन ले पाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कोर्स फ्री में तो हमने आपको कराया है। फ्री के अलावा आपको इस कोर्स में क्या अच्छा लगा, और क्या आपके सजेशन है कि हम क्या क्या इंप्रूव करें। जैसे स्टार्टिंग में कुछ वॉइस क्लैरिटी नहीं हुई थी, तो हमने वॉइस के लिए सर ने फटाफट नेक्स्ट डे ही ऑर्डर कर दिया, बहुत बढ़िया ब्रांडेड स्पीकर ऑर्डर कर दिया नेक्स्ट डे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी आवाज थोड़ी सी अब ठीक हो गई है। तो सर ने काफी मेहनत करी है, काफी परचेजिंग करी है आपके लिए, और एक बहुत अच्छा स्टूडियो क्रिएट कर रहा है। कभी मौका मिलेगा तो स्टूडियो भी दिखाएंगे अपना। तो सर इसका बहुत बहुत थैंक यू। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज हमारा जीएसटी का लास्ट लेक्चर खत्म हो गया। पहले तो स्टूडेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की वजह से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ पाते हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं सर आपको बोलना चाहूंगा। मुझे अच्छे से याद है वो टाइम जब मैंने इस चैनल पे इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो बच्चों का सबसे पहले रिस्पॉन्स ये आया था, सर जीएसटी कब से स्टार्ट होगा। एंड मैं कोई डेट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कमिटमेंट थी ही नहीं। देन आई रियलाइज कि राहुल सर के बिजी शेड्यूल में से मुझे कुछ टाइम चुराना चाहिए, और वो आप लोगों को शेयर करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्टेड टू राहुल सर कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालें, और वो इस बात को मान भी गए। अब कैसे माने आई रियली डोंट नो, और मैं बहुत बड़ा थैंक्सफुल हूँ सर का कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों को क्लासेस दी, और फाइनली ये क्लासेस 16 फरवरी से स्टार्ट हो पाई। एंड एज प्रॉमिस सर ने अपना शेड्यूल भी कंप्लीट किया। 31 मार्च या 2 अप्रैल तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। और जिस डिटेल्ड लेवल पर सर ने आपको जीएसटी समझाया, मैं आपको आंखें बंद करके कह सकता हूं, इस डिटेल लेवल पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं सिखा पाएगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, इवन द बुक मटेरियल इज सो फार बेटर। तो यहाँ पर आप सब लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को जब देख रहे हैं तो अपना इनपुट जरूर शेयर कीजिए कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा इन वीडियोस का। इस पॉइंट को छोड़कर कि ये फ्री क्लासेस हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, तो इस चीज को छोड़कर आप अपना अपना इनपुट जरूर दीजिएगा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू हैव एवर एक्सपीरियंस इन दीज क्लासेस, और कहां कहां हमें अभी भी इंप्रूव होना चाहिए, व्हाट आर द एरियाज टू बी इंप्रूव।
वो भी प्लीज बताइएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है और आगे हम आपका जुड़े रहेंगे लाइव सेशन के साथ। अगेन थैंक यू टू विकास सर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम जीएसटी का कोर्स खत्म करते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो। क्वेरी है क्वेरी पूछो, आपको नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है मैंने, तो आप नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, जो भी आप करो आपको आंसर पूरा मिलेगा। तो सर क्लोज करते हैं आज के सेशन में। मैं सर एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगा, मतलब अभी आप बच्चों का साथ नहीं छोड़िएगा जब तक बच्चों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक आप बच्चों को पकड़ के रखिए। लाइव सेशंस में, क्वेरी सेशंस में, टेलीग्राम चैनल पर, जहां भी पॉसिबल हो प्लीज आप बच्चों की हेल्प करिएगा अपने बिजी शेड्यूल में से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो खुद अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो हम आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम तक टेंशन बिल्कुल मत लेना। हम आपको सारे के सारे क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लाइव सेशन करते रहेंगे। अप्रैल में आपका पूरा चलेगा लाइव सेशंस, हर एक दूसरे दिन आपको लाइव सेशन दिया जाएगा। थैंक यू। तो थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय। ठीक है सर।